बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल्स मतलब चार्जेस का कॉम्बिनेशन। दो चार्जेस, लेकिन जरूरी है कि वो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। मतलब जैसे एक 10 कूलम का तो एक -10 कूलम का, इन दो चार्ज का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। एक +10 और एक -9 है, नहीं चलेगा। एक +11 एक -10 है, नहीं चलेगा। दोनों इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डेफिनेशन इसकी, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड some distance apart is called an electric dipole। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस कुछ दूरी पर रखें, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझाता हूं। सपोज दो जो चार्जेस हैं वो एक है -q और +q, ये होगा इक्वल एंड अपोजिट। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है 2a। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या कहलाता है? चार्ज ले लिया अपन ने q और उसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a से। ये जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P इक्वल टू 2aq, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इसकी यूनिट अपन यहीं से निकाल लें, तो चार्ज की यूनिट इंटू डिस्टेंस की यूनिट। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की मीटर, तो इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो P का डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसे। ये होता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। गॉट इट? अब बच्चों हमने डाइपोल पढ़ लिया। अब उस डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट देखें क्या होता है। ये अपना डाइपोल था जो +q और -q चार्जेस को कनेक्ट कर रहा था। टोटल डिस्टेंस था 2a, हमने उसके दो हाफ पार्ट कर लिए a। एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है ये जो डाइपोल का एक्सिस है AB, उसको आगे बढ़ाया और उसके ऊपर अपन ने एक पॉइंट ले लिया C। हमें इस पॉइंट C पर इस पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो पता है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट C कैलकुलेट करनी है। अब इसको अपन दो पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले +q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर -q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। अब कभी भी याद रखो कि यदि तुम्हें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वहां पर अपन को हमेशा प्लेस करना होता है +1 कूलम का चार्ज, जिसको हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब +q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कितनी है, तो ये वाला पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। हमने पढ़ा था +1 कूलम के ऊपर जो फोर्स लगता है उसी को ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो +q की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, वो हो गई E1। -q की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये जो नेगेटिव है वो उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये हो गई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई। अब हमें चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन। सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का एडिशन। यहां पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे, लेकिन किस में से किसको करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अब देखें कौन बड़ा है, यहां पे +q के ज्यादा पास में है पॉइंट C,
मतलब इसका यहां पर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, तो E1 बड़ा है। माइनस क्यू की वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, डिस्टेंस ज्यादा है तो इफेक्ट कम पड़ेगा, तो वो कम है, तो E1 है ग्रेटर देन E2। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस करा, E1 माइनस E2। अब E1 और E2 की वैल्यूज रखते हैं अपन। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, 2 बार लगाना है फॉर्मूला। E1 के लिए देखें, E1 वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस प्लस Q ने यहां पर बनाई है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस क्या लेना है, इसकी वजह से यहां पे निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस ये है AC। फिगर से देखें कितना है, ये पूरा R है, उसमें से इतना A है, बाकी बचा R माइनस A, तो यहां रखा हमने R माइनस A का स्क्वायर, ये E1 की जगह रख दिया, माइनस E2 मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस माइनस Q ने यहां पर बनाई। जब माइनस Q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है Q। चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इस फॉर्मूले में हमको सिर्फ उसकी वैल्यू रखनी होती है, साइन नहीं। तो अपन को मैग्नीट्यूड तो Q ही रखना है। डिस्टेंस कितना रखना है, इसकी वजह से यहां पर है, तो डिस्टेंस ये पूरा R प्लस A, तो E2 में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। ये हमने रख दिया E1 और E2। कॉमन निकालेंगे इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये कॉमन निकालेंगे, तो बचा 1/R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का स्क्वायर, ऐसा आ गया। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहां एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो एलसीएम में नीचे दोनों आ गए, R माइनस A स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, तो यहां आ जाएगा R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर। ओपन करेंगे इसको और उसको, तो E आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, A प्लस बी होल स्क्वायर से खोला, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR। इसको ओपन करेंगे A माइनस बी होल स्क्वायर से, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR, पर बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज, तो माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR, ये ऊपर आ गया अपॉन नीचे स्क्वायर दोनों पे है, तो अपन उसको होल स्क्वायर लगा लेंगे, ये A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब कैंसिल करते हैं, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, 2AR प्लस 2AR, तो हो जाएगा 4AR, तो E आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2AR प्लस 2AR हो जाएगा 4AR अपॉन नीचे ऐसे ही रहेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो Q इंटू 4AR है, इसमें 4 को ब्रेक करता हूं 2 इंटू 2, एक 2 को A और Q के साथ लिखा ऐसे, बाकी बचा एक 2 वो ये रहा और एक R वो ये रहा, ऐसा हो गया। नीचे का ऐसे ही अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने इसको ऐसा, क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू 2AQ होता है, तो मैं इसको P के फॉर्म में लिखना चाह रहा था इसलिए। अब ये 2AQ जैसे मैंने बोला P होता है, उसकी जगह P रख देते हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1/4πε0 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। किसी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती है। अब यदि मान लो ये डाइपोल बहुत छोटा है, यदि डाइपोल छोटा हुआ तो ये दूरी तो बड़ी रहेगी पर ये a बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, टोटल लेंथ 2a बहुत छोटी होगी तो उसका आधा a और भी छोटा हो जाएगा। तो यदि अपन एक स्मॉल डाइपोल की बात करते हैं, फॉर स्मॉल डाइपोल की बात करेंगे तो उसमें a बहुत छोटा हो जाएगा r से। तो हम a को r से बहुत छोटा मानते हुए निग्लेक्ट कर देंगे मतलब उसको जीरो मान लेंगे। तो ये जो a यहां पे था इसको अपन ने जीरो मान लिया। यदि a को जीरो मान लिया मतलब ये हट गया, तो बचा r स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r टू द पावर 4। तो e हो जाएगा 1/4πε0 2pr अपॉन r टू द पावर 4। ये r से ये 4 पावर कटेगी तो r क्यूब, तो e आ जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एक्सियल पॉइंट पे छोटे डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो मैंने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिए, बड़े डाइपोल के लिए भी छोटे के लिए भी। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली उसका डायरेक्शन क्या होगा वो भी अपन समझ लेते हैं, वो आगे हमको काम आने वाला है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाली कैसे? E1 में से E2 को माइनस करा था क्योंकि E1 बड़ा था, तो इसका डायरेक्शन जो होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी वो होगा जो E1 का डायरेक्शन था, बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में। बड़ा वाला वेक्टर E1 इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है अपनी E वो इस डायरेक्शन में रहेगी। मतलब कहां से कहां की तरफ होती है? जो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होता है उसके डायरेक्शन में चलती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। आ गया? अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अभी हमने क्या देखा था? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या होता है? डाइपोल का जो एक्सिस है ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन उसको आगे बढ़ाया, वहां पर कोई पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब जो डाइपोल का एक्सिस होता है ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बीच में से जाएगा 90 डिग्री पे। यहां पर जो भी पॉइंट होगा, चाहे यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, ऐसे पॉइंट को अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। सबसे पहले हमने पाइथागोरस से ये a है ये r है तो ये AC निकाल लिया, √a² + r²। यहां भी वही है, ये भी वही डिस्टेंस आएगा, तो AC और BC दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू √a² + r²। अब मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट पर यदि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम वहां पर रखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम का चार्ज। तो हमने C पर रखा +1 कूलम का चार्ज। तो ये जो +q चार्ज है वो इस +1 कूलम के चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो ये फोर्स ऐसा लगाएगा यूं, ये तो ये होगी पहली इलेक्ट्रिक फील्ड E1। जबकि जो दूसरा वाला चार्ज है -q वो इस +1 कूलम को रिपेल नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ऐसे खींचेगा। तो ये होगी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ये E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स। पहले E1 और E2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर रिजल्टेंट देखेंगे। E1 वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज +q की वजह से +1 कूलम के ऊपर बन रही है, डिस्टेंस ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 +q की वजह से यहां पर बनी है चार्ज का मैग्नीट्यूड q अपॉन r का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, डिस्टेंस ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, a² + r²। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड आई। सिमिलरली
अब दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो किसकी वजह से है, माइनस क्यू की वजह से, फिर 1 कूलम के ऊपर। E2 की वैल्यू निकालें, सेम फॉर्मूला 1/4πε0। अब चार्ज है माइनस क्यू, लेकिन हम इस फॉर्मूले में चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो चाहे प्लस क्यू है या माइनस क्यू है कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो क्यू है, तो मैग्नीट्यूड फिर क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है, √a² + r², इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, ये आ गया। दोनों वैल्यू से तुमको समझ में आ रहा है E1 और E2 बराबर है, देयरफॉर E1 इक्वल टू E2, ये दोनों इक्वल हो गए। सपोज ये वाला एंगल है थीटा। अब किसी ट्राइंगल में क्या होता है, जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो यदि इसके सामने वाला ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला भी ये एंगल थीटा होगा, ये दोनों एंगल हो गए थीटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अपन ने निकाली है, हम इसके दो कंपोनेंट्स लेते हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट्स लिए। यदि ये वाला एंगल थीटा है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये थीटा, ये और ये पैरेलल लाइन है तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो E1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जिसके साथ एंगल जुड़ा रहता है वो कंपोनेंट में कॉस आता है, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा। और दूसरा वाला होता है साइन कंपोनेंट, E1 sin थीटा। ये E1 के दो कंपोनेंट्स हो गए। अब हमको पता है कि ये वाला एंगल थीटा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी थीटा हो गया। अब E2 के दो कंपोनेंट, E2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एंगल जुड़ा हुआ है, कॉस आएगा, E2 cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट ये वाला E2 sin थीटा, ये दो कंपोनेंट्स हो गए। ये वाला कंपोनेंट देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। हमें पता है E1 और E2 बराबर है और sin थीटा तो दोनों में आ ही रहा है, मतलब ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। यदि दो वेक्टर ऐसे हैं कि एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो दोनों कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो इन दोनों ने तो काट दिया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपन को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रही, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो किस डायरेक्शन में मिल रही है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में दोनों जुड़ रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई दोनों का सम, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों का सम। लेकिन E2 E1 के बराबर है तो E2 की जगह E1 रख देते हैं अपन, तो E हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। E1 cos थीटा दो बार ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू ये निकाली थी हमने 1/4πε0 Q अपॉन a² प्लस r², ये E1 की जगह रखा। cos थीटा ये वाले ट्राइंगल से BOC से cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है a और हाइपोटेन्यूज है √a² प्लस r², a अपॉन √a² प्लस r², ये cos थीटा की वैल्यू। इधर से भी निकाल सकते थे, यहां से भी आएगा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये जो ऊपर 2Q और a आ रहा है इसको मैं साथ में ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 2AQ साथ में, ये इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, अपॉन नीचे a² प्लस r² की पावर, यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 है और यहां पर 1/2 है, इन 2 में पावर जुड़ जाती है तो ये हो गया a² प्लस r² की पावर 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, ये आ गया। 2AQ हमें पहले ही पता है P होता है,
उसकी जगह P रख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1/4πε0 P अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। छोटा डाइपोल है तो क्या होगा? फॉर स्मॉल डाइपोल, छोटे डाइपोल में ये पूरी लेंथ का हाफ a बहुत छोटा हो जाएगा, r तो कितना भी बड़ा हो सकता है, तो a इज मच लेस देन r, तो अपन a को छोड़ देते हैं, ये a को 0 मान लेंगे। तो E हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन a को छोड़ दिया, 2 से 2 कट गया, r3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्मॉल डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। अब जैसे मैंने एक्सियल का डायरेक्शन बताया था, वैसे इसका डायरेक्शन देखते हैं। इसमें देखो E1 ऐसा जा रहा था, E2 ऐसा जा रहा था, हमने ये लिया था रिजल्टेंट E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऐसे, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है, ये डायरेक्शन होता है। इसको याद रखना ऐसे। मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट जो P है उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम -q टू +q। तो P का डायरेक्शन ऐसा होता है -q टू +q। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है रिजल्टेंट वो क्या आया? इसके अपोजिट आया, यू गया। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहती है इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट, जबकि एक्सियल वाले में मैंने बताया था वो सेम डायरेक्शन में आ रहा था। जैसे डाइपोल मोमेंट था -q से +q, वही डायरेक्शन अपना था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इन केस ऑफ एक्सियल पोजीशन। आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमें इसमें एक डाइपोल लेना है और उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह पर एक जैसी होती है। तो अपन ने ये डाइपोल लिया, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करा, मान लिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। अब हमने ये पढ़ा है कि जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में +1 कूलम का चार्ज रखते हैं तो अपन ने पढ़ा था उसके ऊपर जितना फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। तो 1 कूलम के चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स E है, तो Q कूलम के ऊपर चार्ज लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? Q। 1 के ऊपर E तो Q के ऊपर F = QE। ये फोर्स की वैल्यू होगी, पहले भी पढ़ी अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी पढ़ा था यहां से, F/Q। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E हर जगह पर है, यूनिफॉर्म है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो यहां पर रखा है जो +q का चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगेगा F = QE। ये फोर्स हो गया जो इस पे लग रहा है। क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है इसलिए यहां पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, सेम डायरेक्शन। अब B पे चार्ज देखो -q है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड तो q है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी वही है, हर जगह पर सेम है, तो E। इसके ऊपर फोर्स लगेगा F = QE, ये भी रहेगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दो फोर्सेस हो गए, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। क्या होता है बच्चों की यदि दो फोर्स ऐसे हों, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ लगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो एक दूसरे को काट देते हैं। लेकिन मान लो यदि दो फोर्सेस हैं, इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं पर अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो यहां पर एक ऐसे एक्ट कर रहा है एक ऐसे, दोनों इक्वल हैं, तभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, तभी एक टॉर्क बनाते हैं। टॉर्क का मतलब क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। दिए दोनों फोर्स मिलकर इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं। वो जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसी को अपन टॉर्क बोलते हैं। वही टॉर्क अपन को यहां पे कैलकुलेट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला पिछले साल पढ़ा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये दो फोर्स थे, उसमें से कोई भी एक फोर्स यहां लेना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस देखें क्या होगा, एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है यूं। अब दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड करा और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इसको मीट कर रहा है सी पे। तो एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये AC। तो टॉर्क हो गया फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC। अब अपन को इस ट्राइंगल से AC की वैल्यू चाहिए। ये जो डायपोल की लेंथ है ये हो गई 2a, ये एंगल थीटा, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा। अब हमने लिया ट्राइंगल ABC, इसमें लगाते हैं साइन थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC अपॉन 2a। साइन थीटा हो गया AC बाय 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC की वैल्यू आ गई 2a साइन थीटा, AC आ गया। सब्स्टिट्यूट करेंगे AC की वैल्यू यहां पे, तो टॉर्क हो गया फोर्स की जगह QE, AC की जगह 2a साइन थीटा, ऐसा आ गया 2AQ, एक ब्रैकेट में E साइन थीटा, ऐसे ही 2AQ डायपोल मोमेंट कहलाता है, P, इसकी जगह P रखा, तो टॉर्क हो जाएगा PE साइन थीटा। ये आ गई टॉर्क की वैल्यू। वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको तो ऐसे लिखते हैं P क्रॉस C, क्योंकि तुमने पढ़ा है A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, ऐसे P साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस C लिख सकते हैं। यूनिट देखें कितनी होगी टॉर्क की, टॉर्क क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर को अपन जूल भी बोलते हैं, तो जूल, तो टॉर्क की यूनिट होती है जूल। बच्चों अब अपन निकालेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अपन ने क्या देखा था कि जब अपन किसी डाइपोल को प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है। ये टॉर्क क्या कोशिश करता है, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करता है। टर्निंग इफेक्ट को अपन ने टॉर्क बोला था। तो ये टॉर्क ऐसे एक्ट कर रहा था और इसको यूं घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास कर रहा था, ऐसे। हम क्या करेंगे, टॉर्क ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, हम उसके अगेंस्ट ऐसे घुमा देते हैं इसको, अपोजिट टू द टॉर्क। तो यदि अपन इसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हम टॉर्क के अगेंस्ट कुछ वर्क करेंगे। सपोज अपन ने इसको रोटेट कर दिया बाय एन एंगल डी थीटा, एक छोटे एंगल डी थीटा से हमने इसको घुमा दिया। तो अब उस प्रोसेस में वर्क कितना हुआ वो देखें। तुम्हें पता है सिंपल लीनियर मोशन में वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी सीधी चलती है तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी घूमती है, रोटेशनल मोशन होता है, तो वर्क का फॉर्मूला ये नहीं होता। तब उस केस में वर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर मोशन में होता है, वो रोटेशनल मोशन में होता है। अभी अपन ने कितने एंगल से घुमाया है, डी थीटा से। छोटा सा एंगल है तो वर्क भी छोटा सा होगा, तो छोटा सा वर्क मान लिया dw, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा। तो dw हो गया टाउ इंटू डी थीटा। लेकिन टाउ तो हम निकाल चुके हैं, हमें टाउ की वैल्यू पता है PE साइन थीटा होती है। इसको टाउ की जगह रख देते हैं, तो टाउ की जगह रखा PE साइन थीटा, ये डी थीटा ऐसे ही,
ये आया छोटा सा वर्क, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में। यदि बड़े एंगल से घुमाएंगे टोटल वर्क, इसको निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन, तो W हो गया इंटीग्रेशन ऑफ P sin थीटा डी थीटा। लिमिट्स ले लिया अपन ने इसकी, θ1 से θ2। θ1 मतलब जो शुरू में एंगल था वो है θ1, और पूरा घूमने के बाद जो फाइनल एंगल बना वो है θ2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, P कांस्टेंट है बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट θ1 से θ2। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब माइनस को भी बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हो गया माइनस पीई। थीटा की जगह अपर लिमिट रखी तो कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट रखी कॉस θ1, ऐसा आगे। इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पीई, ये आ गया प्लस कॉस θ1 और ये हो जाएगा माइनस कॉस θ2। ये आ गया वर्क डन। किसी डायपोल को घुमाने में किया गया वर्क इतना होता है। अब सपोज यदि डायपोल इनिशियली परपेंडिकुलर है, इफ डायपोल इज इनिशियली परपेंडिकुलर, मतलब शुरू में 90 डिग्री पर है और फिर किसी एंगल से घूमता है। मतलब ऐसा है, डायपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 90 डिग्री अपना θ1 हो गया, और बाद में ये ऐसे घूम गया। घूमने के बाद जो फाइनल एंगल बना वो मान लो थीटा है, तो θ1 है 90 डिग्री और बाद में एंगल हो गया थीटा। रख देते हैं अपन वैल्यू, θ1 की जगह 90 डिग्री, θ2 की जगह थीटा, तो वर्क डन हो जाएगा पीई कॉस θ1 की जगह 90, तो कॉस 90 माइनस कॉस θ2 की जगह थीटा। कॉस 90 होता है 0, तो वर्क डन हो जाएगा पीई इंटू माइनस कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। ये आ गया वर्क डन। इस केस में जो वर्क डन होता है, जब अपन तो डायपोल को 90 डिग्री से किसी एंगल पे घुमाते हैं, इस केस में जो वर्क डन है उसी को हम बोलते हैं डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, और इसे U से डिनोट करते हैं। तो यही W U हो जाएगा, तो U की वैल्यू हो गई माइनस पीई कॉस थीटा, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, माइनस P डॉट E, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। इसकी यूनिट वही होती है जो वर्क डन की होती है, दैट इज जूल। ये आ गया।